हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार जुड़ा हुआ हूं विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए साइंस और मैथ की क्लासेस को लेकर के। आप सभी लोग जानते हैं, पशु परिचर की जो वैकेंसी है उसका नोटिफिकेशन पहले ही जारी हो चुका था। बाद में कुछ समय के लिए उसको जो है रोका गया था और उसके बाद में पुनः जो है उसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके थे और आप सभी लोगों ने फॉर्म भर दिया होगा। ठीक है। हम बात कर रहे थे उसके अंदर जो दैनिक विज्ञान आपके दे रखा है सिलेबस के अंदर, आपने देखा होगा कि सबसे पहले लिखा हुआ है दैनिक विज्ञान और फिर बाद में है गणित और फिर आगे आपका जीके वगैरह वो सब लिखा हुआ, करंट अफेयर्स वगैरह। तो दैनिक विज्ञान को जो है अपन कवर कर रहे थे और दैनिक विज्ञान के अंदर तीन पोर्शन मैंने आप लोगों को बताए थे, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे पहले तो भौतिकी को, बाद में रसायन विज्ञान को और लास्ट में जीव विज्ञान को यानी बायोलॉजी को। फिजिक्स के अंदर यानी भौतिक विज्ञान के अंदर हम यांत्रिकी वाला जो पोर्शन है, मैकेनिक्स जिसे कहा जाता है, मैकेनिक जो है, मैकेनिक्स का मतलब है आपका जिसके अंदर हम बल वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। और हम ये जानेंगे कि न्यूटन के कितने नियम हैं, न्यूटन के नियम क्या कहते हैं, जो 10th तक की बातें हैं उन सभी चीजों को अपन देखने वाले हैं। ठीक। चलिए, आज की क्लास नंबर 7 है। इससे पहले की 6 क्लासेस ऑलरेडी मेरे इसी यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। मेरे इंट्रोडक्शन में आपको बता दूं कि माई सेल्फ प्रवीण सिंह राव एंड आप लोगों को बता दूं कि मैंने लैब असिस्टेंट, एलडीसी, पीटेट, आईआईटी जेई मेंस, आरआरबी, एएलपी जैसे कुछ एग्जाम्स क्वालिफाई कर रखे हैं। प्रेजेंट में मैं एज ए लैब असिस्टेंट ही वर्क कर रहा हूं। ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं। हमने जो है लास्ट क्लास के अंदर 6 नंबर की क्लास में पढ़ा था कि बलों के जो प्रकार हैं यानी टाइप्स ऑफ फोर्स जो है उसके बारे में। हो सकता है कोई विद्यार्थी 10th तक जो है इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हो, तो मैं इंग्लिश हिंदी साथ में बताते हुए चलूंगा। तो बलों के प्रकार जो है वो 4 प्रकार बताए थे मैंने। टाइप ऑफ फोर्सेज जो है वो कितने हैं, 4 टाइप्स है, जिसमें पहला था ग्रेविटेशनल बल, दूसरा था विद्युत चुंबकीय बल, तीसरा था दुर्बल बल या फिर जिसे क्षीण बल भी कहते हैं, और चौथा है प्रबल बल। ठीक है। आज हम इस एक एक बल के बारे में अच्छे से जानेंगे कि ये बल क्या है और इन बल के बारे में पूरी डिटेल समझने का प्रयास करेंगे। कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं ये भी जानेंगे। ठीक। चलिए, तो आप सभी लोग जो है अपने हथियार निकाल लीजिए। हथियार का मतलब कोई बंदूक चाकू वगैरह नहीं। मेरी लैंग्वेज में हथियार का मतलब है अपने कॉपी के लिए, जो अपने नोट्स बनाने के लिए कॉपी है वो, और उसमें लिखने के लिए बढ़िया सा एक सुंदर सा पेन ले लीजिए और फिर पूरा अपना जो है मन एकाग्रचित करके इस वीडियो लेक्चर को पूरा देखिए और नोट्स बनाइए। सबसे पहले हम बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण बल की, ग्रेविटेशनल फोर्स की। ठीक है, हेडिंग डालिएगा गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या कहता है ये ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल होता क्या है? तो देखिए, आप लोग सभी जानते हैं कि हम कोई भी वस्तु को ऊपर की ओर अगर फेंकेंगे तब भी वह वस्तु हमेशा नीचे की ओर ही आती है। आती है, ये बात तो हम जानते हैं। अब कोई भी वस्तु ऊपर की ओर फेंकने पर वह हमेशा नीचे आती है, इसके पीछे कोई ना कोई तो लॉजिक होगा। भाई, अगर वस्तु को ऊपर फेंका जा रहा है, जैसे देखो आप ऐसे फेंकते हो तो वो ऐसे जाती है, क्या वापस आती है? नहीं आती। आप ऐसे फेंकते हो तो ऐसे जाती है, वापस आती है? नहीं आती। नीचे फेंकते हो तो वो नीचे ही रहती है, वापस ऊपर नहीं आती। तो फिर आखिर क्या कारण है कि किसी वस्तु को ऊपर फेंकने पर वह ऊपर न जाकर के नीचे की ओर आती है? तो जब इसके बारे में न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने सोचा, और उन्होंने ये सोचा तब था जब वो किसी एक बढ़िया से पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, और वो पेड़ ऑब्वियस सी बात है कि सेब का होगा। किसका होगा? सेब का होगा, तभी तो उनके सिर के ऊपर सेब गिरा होगा। और ये न्यूटन महोदय से बैठे हुए थे बढ़िया से, है ना, किताब विताब लेकर के पढ़ रहे थे आराम से। अब पढ़ते पढ़ते क्या हुआ, सेब ऊपर पका हुआ था। पका हुआ सेब सीधा इनके टाट के ऊपर गिर गया। कहाँ गिर गया? टाट के ऊपर।
अब जब लोगों को है ना, मैं आगे 11th 12th क्लास के लिए भी फिजिक्स पढ़ाता हूँ, आईआईटी के लिए भी पढ़ाता हूँ, सेकंड ग्रेड के लिए, लैब असिस्टेंट उस लेवल तक के लिए भी हम फिजिक्स पढ़ाते हैं। तो जब हम ये फिजिक्स पढ़ाते हैं तो कई बच्चे कहते हैं कि सर, इन महोदय के ऊपर क्यों ये सेब ही गिरा? अरे नारियल वारियल गिर जाता तो हो सकता है कि हम फिजिक्स नहीं पढ़ते हैं, ऐसा कहते हो ना। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था, उनके ऊपर सेब ही गिरा। जैसे ही सेब गिरा तो फिर न्यूटन ने सोचा कि ये ऊपर से नीचे क्यों गिरा। अब हम होते तो आप तो क्या करते, सेब खा जाते चुपचाप से, बोले गिरी तो गिरी, अपने क्या करना है। पर न्यूटन नामक वैज्ञानिक है, अब वो तो साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट का काम है सोचना। उन्होंने सोचा कि ये सेब क्यों नीचे गिरा। बस जब ये सेब नीचे गिरा और इन्होंने जब सोचा, तब ही ये गुरुत्वाकर्षण बल जो है अस्तित्व के अंदर आया था। तो इस डायग्राम को जो है मैं यहीं पर रखूंगा, आराम से आप देखना, याद रखना, ठीक है। चलिए, तो अब गुरुत्वाकर्षण बल क्या है सर, इसकी डेफिनेशन बता दो। ये तो समझा दिया कि आखिर में कोई भी वस्तु जो नीचे की तरफ आ रही है वो गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से आती है, और ये बात हमें न्यूटन ने बताई थी। अब इसकी डेफिनेशन अगर लिखे हैं तो आप लिख सकते हैं कि इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड में एक पिंड या एक वस्तु हमेशा दूसरी वस्तु को अपने द्रव्यमान के कारण, इसके कारण, अपने द्रव्यमान के कारण, मास के कारण एक दूसरे की ओर आकर्षित करती है। क्या करती है? आकर्षित करती है। और जो ये आकर्षण है इसी को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। और जब आकर्षित करेगी तो किसी न किसी बल से आकर्षित किया होगा, इसीलिए जो आकर्षण बल लग रहा है उस बल का नाम दे दिया गया है गुरुत्वाकर्षण बल। समझ में आ गई बात? क्लियर है? बस इतनी सी बात है। तो अब आप जल्दी से इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, फिर इसका फॉर्मूला देखेंगे। तो लिखिएगा कि ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु, वस्तु का मतलब आप पिंड समझ सकते हैं, ठीक है। प्रत्येक पिंड दूसरे पिंड को, थोड़ी सी फिजिक्स की भाषा भी तो लिखनी पड़ेगी, वरना एग्जाम में पिंड आ गया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। दूसरे पिंड को अपनी, सॉरी, अपनी नहीं, पिंड को अपने द्रव्यमान, द्रव्यमान के कारण, द्रव्यमान के कारण आकर्षित करते हैं, द्रव्यमान के कारण आकर्षित करते हैं, ठीक है। इस आकर्षण को, इस आकर्षण इस आकर्षण को गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल, इंग्लिश में कोई लिखना चाहे तो लिख सकता है। क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, ठीक है। तो कोई भी वस्तु जो है द्रव्यमान के कारण एक दूसरे की ओर आकर्षित होती है, जिसे हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? चलो, अब आप आगे लिखेंगे एक उदाहरण, यानी कि एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम के अंदर ये कोई नहीं पूछने वाला कि गुरुत्वाकर्षण बल की डेफिनेशन लिखो, या ये कोई नहीं पूछने वाला कि न्यूटन महोदय के ऊपर कौन गिरा था, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा तो वो उदाहरण ही पूछा जाएगा, इसलिए उदाहरण लिखिएगा कि पृथ्वी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर तथा चंद्रमा, चंदा मामा आपके है ना, तो चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर और गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण
बल के कारण ही घूमते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है कि जो हमारे पास में पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये भी जानते हैं बात। चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, ये बात भी जानते हैं। और सौर मंडल के अंदर जितने भी ग्रह हैं, उपग्रह हैं, वो किसी न किसी के ओर चारों ओर घूम ही रहे हैं। जैसे ग्रह हैं तो वो सूर्य के चारों ओर घूम ही रहे हैं, उपग्रह हैं तो वे ग्रहों के चारों ओर घूम ही रहे हैं। तो ये अगर अगर चारों ओर घूम रहे हैं तो घूम रहे हैं तो किसी न किसी तो कारण से घूम रहे होंगे। हम तो नहीं घूमते किसी के चारों ओर ऐसे 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 हैं। घूमते हैं क्या? पड़े पड़े लो खड़े हूं, अब घुमा के दिखाओ मेरे को। है नहीं घूम रहा ना। तो वो क्यों घूम रहे हैं? क्योंकि वहां पर गुरुत्वाकर्षण बल जो है लगता है और उसी के कारण वो घूमते हैं। ठीक। और गुरुत्वाकर्षण बल का जो मान है एफ ऑफ जी, ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसे लिखा जाता है, एफ ऑफ जी, ये होता है आपका जी m1 m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। क्या होता है? एफ ऑफ जी इज इक्वल टू Gm1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। जहां पर आपको बता दूं जी का मतलब होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, m1 और m2 होते हैं द्रव्यमान, और जो r है वो है आपके m1 और m2 के बीच की दूरी। क्लियर? इतनी सी बात समझ में आ गई। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? ब्रह्मांड में प्रत्येक पिंड किसी दूसरे पिंड को अपनी ओर द्रव्यमान के कारण आकर्षित करता है। इस आकर्षण को ही गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। उदाहरण है कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर तथा चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के चारों ओर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही घूमते हैं। और गुरुत्वाकर्षण बल का मान जो है वो एफ ऑफ जी इज इक्वल टू Gm1 m2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट आपका जो फोर्स आता है वो है विद्युत चुंबकीय बल। क्या आ जाता है? विद्युत चुंबकीय बल। तो अब आप हेडिंग डालेंगे विद्युत चुंबकीय बल। ठीक है, विद्युत चुंबकीय बल का मतलब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। विद्युत चुंबकीय बल जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, वो बेसिकली दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स और एक होता है मैग्नेटिक फोर्स, जिसे हिंदी में कहा जाता है स्थिर वैद्युत बल और चुंबकीय बल। ठीक है, तो पहले इन दो टाइप को लिखिए, फिर इन दोनों टाइप को पढ़ना होगा हमें। तो विद्युत चुंबकीय बल कितने प्रकार का है? दो प्रकार है इसके। कितने प्रकार है? दो प्रकार। ठीक है, लिखिएगा दो प्रकार। अब ये दो प्रकार कौन कौन से हैं? तो पहला और दूसरा। पहला आ जाता है आपका स्थिर वैद्युत बल। कौन सा आ जाता है? स्थिर वैद्युत बल। एक तो है स्थिर वैद्युत बल और दूसरा आ जाता है चुंबकीय बल। चुंबकीय बल। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। अब अपन बात करेंगे स्थिर वैद्युत बल के बारे में। तो हेडिंग डालेंगे, एकदम ऑफलाइन वाली फीलिंग आनी चाहिए आपको। अगर नहीं आए तो बताना मुझे, ठीक है? मैं उसी टाइप से पढ़ा रहा हूं आपको, एकदम जैसे कि ऑफलाइन में आप पढ़ते हो ना, लिखिए बोलिए उस प्रकार से। स्थिर वैद्युत बल। अब ये स्थिर वैद्युत बल क्या होता है, इसको अपन जानेंगे और फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पेन चेंज कर देता हूं। चलिए, स्थिर वैद्युत बल का मतलब है कि दो स्थिर बिंदु आवेश है अपने पास में, यानी दो अलग अलग अपन ने स्थिर आवेश ले लिए। उन दोनों आवेशों के मध्य में लगने वाला जो बल है उस बल को अपन कहेंगे स्थिर वैद्युत बल।
समझ में आ गई बात। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कब लगता है, जब दो बिंदु आवेश जो कि स्थिर अवस्था में होने चाहिए, तो वो दो स्थिर अवस्था में उपस्थित बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। तो अब आप डेफिनेशन लिखेंगे कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य, लिखिएगा, दो स्थिर बिंदु आवेशों, दो स्थिर बिंदु आवेशों आवेशों के के बीच लगने वाला बल, लगने वाला बल बल स्थिर वैद्युत बल, स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। ठीक है, तो स्थिर वैद्युत बल क्या होता है, जब दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य में जो बल लगता है, या जो दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण होता है, उसे अपन स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। ठीक है, चलिए अब स्थिर वैद्युत बल का भी एक फॉर्मूला है, लिख लीजिए। एफ ऑफ एस, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है ना, इसलिए अपन इसको कहेंगे एफ एस, और वो होता है के Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। के यहां पर है कांस्टेंट जिसका मान होता है 9 इंटू 10 की घात 9। Q1 और Q2 है यहां पर आवेश, ठीक है, और R क्या है, तो Q1 और Q2 जो दो आवेश है इनके मध्य की दूरी, जैसा कि गुरुत्वाकर्षण बल के अंदर फॉर्मूला था वैसा ही है, बस वहां पर जी आ रहा था कैपिटल और M1 M2 आ रहा था, यहां पर आ रहा है K और Q1 Q2, क्योंकि ये है स्थिर वैद्युत बल और वो था गुरुत्वाकर्षण बल, और वो द्रव्यमान के कारण था, ये आवेशों के कारण है। ठीक है, चलिए अब अगर आप लिखना चाहो तो थोड़ा सा ये भी लिख सकते हैं कि K बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो होता है 10 इंटू 10⁹ ठीक है, आगे बस इतना याद रख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ये भी 9 इंटू 10⁹ याद रहे नहीं रहे कोई दिक्कत नहीं है, ये याद रख लेना, K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चलिए तो ये था अपना स्थिर वैद्युत बल, आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अब आप लिखेंगे चुंबकीय बल यानी मैग्नेटिक फोर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो अब आप लिखेंगे चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय बल। ठीक है, चलो अब चुंबकीय बल की डेफिनेशन क्या है। तो चुंबकीय बल बेसिकली कब लगेगा, तो चुंबकीय बल यानी मैग्नेटिक फोर्स, नाम पता है आपको मैग्नेटिक, तो मैग्नेट की वजह से लगता होगा। तो सीधी सी बात है कि दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य में लगने वाला जो बल है उसे अपन चुंबकीय बल कहते हैं। क्या, दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य लगने वाला जो बल है उसे अपन चुंबकीय बल कहते हैं। तो अब आप लिखेंगे दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य, दो चुंबकीय दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य, दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य लगने वाला बल, दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य लगने वाला बल चुंबकीय बल कहलाता है। चुंबकीय बल कहलाता है। ठीक है, ये बात याद रखना कि दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य में लगने वाला जो बल है उसी को अपन क्या कहते हैं, चुंबकीय बल कहते हैं। और चुंबकीय बल जो है इसका आप फॉर्मूला लिख सकते हैं एफ ऑफ एम, यानी मैग्नेटिक फोर्स, और मैग्नेटिक फोर्स होता है आपका 1/4
4 पाई म्यू। यहां पर जो है एक नया कांस्टेंट आएगा जिसे अपन कहेंगे म्यू, और m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो आप लिखेंगे 1/4 पाई म्यू और m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यहां पर m1 और m2 का मतलब आप ये मत समझ लेना कि यहां पर ये द्रव्यमान है, नहीं। m1 और m2 है ये चुंबकीय जो ध्रुव होंगे उनके मान है, ठीक है। चुंबकत्व का जो मान है, मैग्नेटिक फोर्स, जो मैग्नेट्स हैं उनकी इंटेंसिटी का यहाँ पर वैल्यू रखा जाता है, आपके द्रव्यमान की वैल्यू यहाँ नहीं रखी जाती है, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण बल में द्रव्यमान का मान रखा जाता है, स्थिर वैद्युत बल के अंदर आवेशों का मान रखा जाता है, और चुंबकीय बल के अंदर चुंबकत्व जो होता है उसका मान रखा जाता है। समझ में आ गई बात? तो ये था अपना क्या, ये थे अपने दोनों के दोनों बल, वो जो आपके किसकी वजह से लगेंगे, एक आवेश की वजह से लगता है और एक चुंबक की वजह से लगता है, ठीक। अब आगे बात करेंगे अपन थर्ड नंबर पर आने वाला फोर्स, दुर्बल बल की बात करते हैं। तो हेडिंग डालेंगे अब आप दुर्बल बल, ठीक है। दुर्बल बल, दुर्बल बल को आप इंग्लिश में कहते हैं वीक फोर्स। दुर्बल मतलब जो बलशाली नहीं है, जिसके पास में बल नहीं है। जैसे देखो मैं हूं पतला पा है ना, एकदम पतला सा, तो मेरे पास में इतना फोर्स थोड़ी है कि मैं किसी बॉडी बिल्डर से झगड़ा कर लूं, है। तो वैसे ही यहां पर भी बात होगी अब दुर्बल बल की, क्योंकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स था या जो मैग्नेटिक फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो बहुत बड़े फोर्स है। मैग्नेटिक फोर्स, सॉरी, ग्रेविटेशनल फोर्स तो आप देखिए कितना बड़ा होगा कि एक सूर्य और चंद्रमा के मध्य लग रहा है। बहुत बड़े बड़े फोर्स होते हैं। आप किसी भी वस्तु को जब तक 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से नहीं फेंकते हो, तब तक वो वस्तु जो है इस अंतरिक्ष को क्रॉस नहीं कर पाती, यानी जो अपना वायुमंडल की लेयर है उसको क्रॉस नहीं कर पाती है। समझ में आई बात? कितना ज्यादा ये बल लगता होगा। लेकिन अब बात कर रहे हैं अपन दुर्बल बल की। दुर्बल बल मतलब जो बिल्कुल ही वीक बल होगा, ठीक है। और ये कहां लगेगा? तो ये लगता है इलेक्ट्रॉन है, एंटी न्यूट्रॉनो होते हैं, उनके बीच में लगने वाला एक छोटा सा क्षीण बल है। और यह जो है आपका इसीलिए क्षीण कहलाता है क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत ही कम आती है, बहुत छोटी सी आती है, ठीक है। ज्यादा कोई बड़ा ये बल नहीं है। तो अब आप इसके अंदर लिख लीजिए, केवल डेफिनेशन पूछी जा सकती है या ये पूछा जा सकता है कि ये कब लगता है। तो ये लगता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन व एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है। एंटी न्यूट्रिनो के बीच, के बीच पारस्परिक पारस्परिक क्रिया, क्रिया क्षीण बलों, क्षीण बलों के माध्यम, क्षीण बलों के माध्यम से होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन और जो एंटी न्यूट्रॉनो होते हैं ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। आपने पढ़ा होगा, अगर थोड़ी भाई 10 तक आ गए तो इतना तो पढ़ा ही होगा आपने, कि परमाणु जो है वो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बना है, और इससे आगे अब ये डिवाइड नहीं हो सकता। लेकिन आपको बता दूं कि हमारे जो वैज्ञानिक है वो लगातार इस पर खोज कर रहे हैं कि क्या इसे आगे डिवाइड किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो ऐसा उनका कहना है कि हाँ, इसे आगे डिवाइड किया जा सकता है। और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से भी जो छोटे आपके इसके भाग मिले हैं वो भाग है एंटी न्यूट्रॉनो, क्वार्क, मिसॉन, इस प्रकार के कुछ छोटे छोटे से बिल्कुल कण मिले हैं जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से भी छोटे हैं। उनके बीच में जो पारस्परिक क्रिया होती है एक दूसरे के साथ में, जो उनकी एक्शन रिएक्शन होती है, वो किसकी वजह से होती है? वो इस दुर्बल बल की वजह से होती है, ऐसा इनका कहना है, ठीक है। यह जो है आपके डब्लू बोसॉन नामक एक कण होता है, डब्लू बोसॉन। तो आप लिखिएगा कि यह या ये डब्लू बोसॉन, ये डब्लू बोसॉन
नामक कण, डब्ल्यू बोसॉन नामक कण के आदान प्रदान आदान प्रदान द्वारा द्वारा अपना अपना प्रभाव दिखलाते हैं। यानी ये अपना प्रभाव कब दिखाते हैं? जब डब्ल्यू बोसन नामक कोई जो है कण है वो आदान प्रदान होता है तब तो अपना प्रभाव दिखलाते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये है अपने क्या दुर्बल बल यानी जिसे अपन वीक फोर्स कह सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रॉनों के बीच में पारस्परिक क्रिया जो होती है वो क्षीण बलों के कारण होती है। ठीक है, और ये जो है कब अपना प्रभाव दिखाते हैं या ये कब अपना इफेक्ट शो करते हैं? तो जब डब्ल्यू बोसोन नामक कोई कण है उस कण के आदान प्रदान होने पर यह अपना प्रभाव दिखलाते हैं। समझ में आ गई बात? क्लियर है? अब अपन आगे पढ़ने जा रहे हैं प्रबल बल के बारे में यानी स्ट्रॉन्ग फोर्स के बारे में अब अपन पढ़ेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में आपके चारों प्रकार के जो बल हैं जो अभी तक अस्तित्व में है वो पूरे हो जाएंगे। ठीक, चल तो अब आप लिखेंगे प्रबल बल किसके बारे में? स्ट्रॉन्ग फोर्स के बारे में बात करेंगे। तो हेडिंग डालिएगा प्रबल बल, स्ट्रॉन्ग फोर्स। ठीक है, चलिए तो प्रबल बल यानी स्ट्रॉन्ग फोर्स की अगर बात करें तो जो नाभिक के अंदर आपके प्रोटॉन होते हैं या फिर आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं ना, मतलब प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में हो चाहे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में हो, इनके बीच में जो आपस में एक दूसरे के एक पावरफुल फोर्स काम करती है, एक शक्तिशाली बल काम करता है, उस शक्तिशाली आकर्षण बल को ही हम प्रबल बल नाम देते हैं। तो आपको बात समझ में आई मैंने क्या बोला है? भाई परमाणु होता है, परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? देखिए मैं एक बार बता देता हूं थोड़ा सा इसको। ये है परमाणु, मान लीजिए परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और परमाणु के नाभिक में ही होते हैं न्यूट्रॉन। ठीक है, तो इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में तो हो सकता है कि प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में हो या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच या प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में जो शक्तिशाली आकर्षण बल है, शक्तिशाली आकर्षण आकर्षण बल, अरे यार ये क्या साफ ही कर दिया मैंने। चलो, आकर्षण बल, तो जो शक्तिशाली आकर्षण बल काम करता है ना इस नाभिक के अंदर, उसे ही अपन क्या कहते हैं? प्रबल बल कहते हैं। ये जो गोला है अंदर वाला ये नाभिक है और ये जो बाहर वाला गोला है ये परमाणु है। समझ में आ गई बात? मुझे उम्मीद है किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा। परमाणु है, परमाणु के अंदर नाभिक है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इसको और ज्यादा डिटेल में मैं केमिस्ट्री में पढ़ाऊंगा। तो वहां पर जो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित है तो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में जो शक्तिशाली आकर्षण बल काम करता है उस शक्तिशाली आकर्षण बल को ही हम प्रबल बल या स्ट्रॉन्ग फोर्स कहते हैं। समझ में आ गई बात? इस डायग्राम को आप जो है अपनी समझ के लिए यहां पर रख सकते हैं सेव करके, यानी अपने कॉपी में बना सकते हैं। ठीक है, मैं इसे यहां रख देता हूं। अब आप इसकी जो डेफिनेशन है वो लिख लीजिए कि नाभिक के अंदर, लिखिएगा नाभिक के अंदर, नाभिक के अंदर दो प्रोटॉन या दो प्रोटॉन या दो प्रोटॉन या प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, प्रोटॉन
दो प्रोटॉन होंगे, प्रोटॉन प्रोटॉन, या फिर हो सकता है कि प्रोटॉन व न्यूट्रॉन पास पास शक्तिशाली शक्तिशाली आकर्षण बल, शक्तिशाली आकर्षण बल बल के कारण के कारण होते हैं। ठीक है, इसे ही प्रबल बल कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो प्रबल बल किसको कहेंगे? जो प्रोटॉन प्रोटॉन या प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मध्य में लगने वाला बल है उसे कहेंगे। और अब एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आप पहले लिखिए, फिर मैं आपको समझा दूंगा। आप लिख लीजिए, एन एफ इज ग्रेटर देन डब्ल्यू एफ, सॉरी ई एफ, डब्ल्यू एफ बाद में आएगा, ई एफ, और ई एफ इज ग्रेटर देन डब्ल्यू एफ एंड डब्ल्यू एफ इज ग्रेटर देन जी एफ। ठीक है, ये आप एक बार लिख लीजिए, ये बहुत ही काम की चीज है। और हो सकता है कि जो अभी तक पढ़ा वो तो नहीं पूछे एग्जामिनर, लेकिन ये ऑर्डर जो आपको लिखवाया जा रहा है वो ऑर्डर आपसे पूछ लिया जाए तो आप इसके ऊपर स्टार मार लीजिए और ये पूछा जा सकता है। सर ये ऑर्डर काई का है? तो ये जो आपने चार बल पढ़े हैं ना, नाभिक बल, फिर इसके बाद में आपने पढ़ा कौन सा बल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो आपका जिसे अपन कह रहे थे विद्युत चुंबकीय बल, जिसमें दोनों आ गए। ठीक है, डब्ल्यू एफ यानी वीक फोर्स, यानी कि आपका क्षीण बल या दुर्बल बल, और जी एफ यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो इन सभी में जो ऑर्डर है कि सबसे ज्यादा कौन सा लगता है, सॉरी, तो सर्वाधिक लगता है न्यूक्लियर फोर्स यानी नाभिकीय बल। ठीक है, जिसे अपन प्रबल बल कह रहे हैं। इसके बाद में लगता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। ठीक है, ईएफ, जिसे अपन विद्युत चुंबकीय बल कह रहे हैं। और फिर लगता है डब्ल्यू एफ यानी कि वीक फोर्स, दुर्बल बल। और सबसे कम पावर होती है ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर। हमें दिखता कुछ और है लेकिन होता यही ऑर्डर है। या आप जो है क्लास 11th की एनसीईआरटी के अंदर बकायदा डाटा के साथ दे रखा है कि किसकी कितनी वैल्यू होती है, लेकिन हमें डाटा तक नहीं जाना, हमें केवल ऑर्डर फॉलो करना है। एन एफ इज ग्रेटर देन ई एफ इज ग्रेटर देन डब्ल्यू एफ इज ग्रेटर देन जी एफ। अब इसको आप एफ 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 तो सभी में कॉमन है, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, एन ई डब्ल्यू जी। क्या याद रखोगे? एन ई डब्ल्यू जी, न्यू जी, ऐसे याद रख सकते हो, न्यू जी। तो आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि बल के जो प्रभाव का क्रम है वो क्या है, तो वो है न्यू जी, एन ई डब्ल्यू जी। क्लियर? न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। समझ में आ गई बात? तो इसको आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी दोस्तों, तो आज के लिए जो है अपन इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। अब आप सभी लोगों का काम है कि इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक पहुंचाएं और आप सभी लोग भी इसे पूरा देख करके नोट्स बनाएं। अगली क्लास आप लोगों के लिए इसी चैनल पर इसी समय पर उपलब्ध करवाने की कोशिश की जाएगी। यानी आप लोगों को अगर कभी क्लास नहीं मिले तो आप प्लेलिस्ट में चेक करना, वहां ऑटोमेटिकली हमारी क्लास ऐड हो जाती है। कई बार यूट्यूब ग्लिच वगैरह भी हो जाते हैं ना, तो ऐसे में आप टेंशन में मत आना, क्लास हमारी रेगुलर रहती है। बस आप प्लेलिस्ट के अंदर चेक कर लीजिएगा, और प्लेलिस्ट में जो पहले से क्लासें हो चुकी है उनके नोट्स भी जरूर बना लीजिएगा। तो लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक केयर एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।